हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी थी जिसका पार्ट बी हम पढ़ रहे थे। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी को पढ़ करके अपना जो प्री है उसमें 3, 4, 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लोग एक क्वेश्चन से फेल नहीं होते, 2 क्वेश्चन से फेल नहीं होते, नहीं होते हैं, फेल तो होते हैं। 2 क्वेश्चन का फेल होना और 1 क्वेश्चन से फेल होने का दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। और 1 नंबर, 1 क्वेश्चन आपका रैंक भी डिसाइड करता है, आपका रिजल्ट भी डिसाइड करता है। इसलिए एनसीईआरटी को आपको हल्के में नहीं लेना है। मैंने जो पीछे एनसीईआरटी का वीडियो पढ़ा रखा है आप लोगों को, उसमें ये भी मैंने बताया है कि किस तरीके से आप एथिक्स में यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप जीएस में यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप हिस्ट्री ऑप्शनल में यूज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो एग्जाम्पल है ना, वो आपको केवल एनसीईआरटी में ही मिलेंगे, बशर्ते आपको चीज़ों को समझ के पढ़ना पड़ेगा। जैसे आज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले का क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दी कि 95 में ये पूछता था, 99 में ये था, 2002 में ये था। नहीं, मैं यहाँ पर लेटेस्ट क्वेश्चन ले करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से अब क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं। कई सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि मैम क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि समझिए कि आपके एग्ज़ाम का एक ये पार्ट है। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो शायद आप अच्छा रैंक नहीं ला सकते, क्योंकि जिस तरीके का एग्जाम्पल, जिस तरीके का फैक्ट, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि किसी ऑथेंटिक बुक में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है। ये 2021 का ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं, झारखंड पीसीएस का। ऐसा नहीं है कि ये केवल झारखंड पीसीएस में ही आता है, ये आपका देखिए उत्तराखंड में भी आया है, ये आपका यूपी पीसीएस में भी आया है, ये आपका बीपीएससी में भी आया है। यहाँ पर मैं हर एक एग्ज़ाम, एमपीएससी में भी आया है। यहाँ पर अगर मैं हर एक एग्ज़ाम का उठा करके करती क्वेश्चन तो एक ही था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाता। इसलिए मैंने केवल 2 को लिया, और 2 को भी लेने के पीछे यहाँ पर रीज़न है। रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, चाहे मैंने आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ाया, मैंने हर एक वीडियो मैंने आपको यही बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को इस चीज़ से रूबरू करवा सकूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, इसमें से आया है, इस पैराग्राफ से। लेकिन यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को बता देती हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, तो किसने किया था? तो आप सभी को पता है कि हरिहर और बुक्का ने किया था। अब देखिए 2004 में पूछा था। अब यहाँ पर देखिए, ये तो बनाया था क्वेश्चन और ये थे इनके ऑप्शन, जिसमें से एक आपका आंसर था। अब यहाँ पर क्या किया था कि ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन को बना दिया है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बना दिया है यहाँ पर ऑप्शन, जिसमें से आपका एक आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने केवल पीसीएस का ही लिया है, मैंने यहाँ पर यूपीएससी का भी लिया है। ये देखिए बीपीएससी का है। अभी हाल में आपको पता है कि बीपीएससी में ट्रेंड बदल चुका है, अब ऑप्शन कैसे देखिए दे रहा है। तो ये बीपीएससी का ही है, आप देख सकते हैं, इसी बार का है। ये 2022 का क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन है, जो 2023 का क्वेश्चन है। और 2023 का ही क्वेश्चन है आपका ये जैन वाला। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था पिछले वीडियो में, जैन का डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा है। और एक क्वेश्चन देखिए यूपीएससी ने ये पूछा है, यही इसी साल का है, 2023 का ही है। और 2023 का वो जैन वाला भी क्वेश्चन था, जिसका टेलीग्राम पर स्क्रीन शॉट ले करके मैंने वहाँ पर ऑलरेडी पीडीएफ बना करके आप लोगों को सेंड किया है। इसलिए सेंड किया, देखिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ सेंड करने की, लेकिन केवल मैंने इसलिए किया है वहाँ पर कि आप लोग जो कहते हैं ना कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें और टाइम वेस्ट होगा क्या पढ़ने से, या क्यों ज़रूरी है, तो एनसीईआरटी इसलिए ज़रूरी है। यदि आप 2 क्वेश्चन को देखेंगे, ये तो सिर्फ हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से पूछा है। अदर भी सब्जेक्ट से आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं, जैसे इकोनॉमी का भी पार्ट देखेंगे, उसमें से भी आया है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था आपका मधुमक्खी वाला,
मधुमक्खी वाला क्वेश्चन था कि गोल गोल घूम करके नृत्य के द्वारा बताती हैं भोजन के बारे में, वो भी आपका एनसीईआरटी से है क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन यहीं आपको देखने को मिल गया। ये केवल मैं अभी बता रही हूँ 3 क्वेश्चन के बारे में, लेकिन यदि आप यूपीएससी 2023 के क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे और एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट के एनसीईआरटी, ऐसा नहीं है कि केवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी, साइंस हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो या फिर आपका हिस्ट्री हो, इससे मिला जुला करके आपका कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो आप बताइए कि 10 से 12 क्वेश्चन मतलब बहुत मेजर पार्ट है आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से इस चीज़ को पढ़ना है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंटिन्यू वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि ना, एक तो इतनी मेहनत हम करते हैं और आपसे हम क्या कहते हैं, बस हम आपसे 2 चीज़ें मांगते हैं। एक तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरा आप शेयर कीजिए थोड़ा सा, ताकि और लोगों में भी ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अब क्या है कि कभी 50 व्यूज़ आते हैं, कभी 60 व्यूज़ आते हैं, कभी 150 व्यूज़ आते हैं, तो उससे ना मतलब इतनी घंटों मेहनत करते हैं हम वीडियो पर, घंटों मेहनत करके चीज़ों को ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से आया, उसको ढूंढेंगे, इसको क्रॉप करेंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो इतनी मेहनत करने के बाद से जब व्यूज़ इतने कम आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन नहीं होता कि अच्छे से मैं कंटिन्यू वीडियो दे पाऊँ। जब वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, 2-4 बच्चे हैं जो हमेशा कमेंट्स करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ के। अब अंदर से ही फील होता है कि चलो मैं कुछ तो किसी के काम तो आ रही हूँ। लेकिन आप लोग ही हैं, कहते हैं ना कि एक कड़ी से एक कड़ी जुड़ती है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी हेल्प करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे। कितने बच्चे तो इसमें ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल मेरी ही वीडियो, मैं सबके वीडियो की बात कर रही हूँ, चाहे वो भूर सर की वीडियो हो, चाहे वो आकाश सर की वीडियो हो या मेरी वीडियो हो। आप सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, सभी पे कमेंट्स कीजिए, सभी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपके साथ कोई स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है, तो प्लीज़ उसे भी आप बताइए, उसका तो फ़ायदा होगा ही होगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो हम और अच्छे से चीज़ों को करेंगे। अब जिस दिन कमेंट बढ़िया आता है, जिस दिन लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, लोग अच्छे से मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं जीएस के भी क्वेश्चन को ढूंढ करके ला करके यहाँ पर बताऊँ कि देखिए ये क्वेश्चन है जीएस का, आप आंसर यहाँ पर ऐसे देंगे। लेकिन वही है ना कि मतलब व्यूज़ देख करके फिर मन नहीं होता, कितनी मेहनत कर रहे हैं, व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं, लाइक इतने आ रहे हैं, कॉमेंट ही नहीं आ रहे हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, मुझे पता है कि आगे जाकर के यही सारे वीडियो अच्छे से बढ़ेंगे, लेकिन तब तक समय निकल जाएगा ना, ठीक है। अभी क्या है कि जोश है पढ़ाने का हमें भी, और अच्छा लगता है जब कमेंट्स आता है, तो हम सोचते हैं कि नए इनोवेशन करें ताकि आप लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। एंड जो भी आपके लोग हैं आसपास के जो स्टडी से जुड़े हुए हैं, उन्हें बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े और हम चीज़ों को और अच्छे से कर पाएँ। तो बात बहुत लंबी हो गई, सॉरी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये देखिए, ये है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके मेंस के भी हिसाब से और प्री के भी हिसाब से। प्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर कम क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि क्रॉप करने में, वहाँ से उठाने में, यहाँ ऐड करने में समय बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें आएंगी, अच्छे से आएंगी। बट प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आपसे केवल सपोर्ट मांग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। तो देखिए आपका ये भी एक पीटी का क्वेश्चन है
कि आपसे पूछ लेगा कि विजयनगर साम्राज्य का हम्पी नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो ये जो नाम है ये उनके स्थानीय मातृ देवी थी पंपा देवी, उनके नाम पर रखा गया है। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका, क्योंकि बहुत ही शानदार फैक्ट है ये। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। हम्पी की खोज। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो ध्यान रखेंगे कि हम्पी के जो जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो किसके द्वारा ढूंढा गया था, तो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। और थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे ये पुराविद थे यानी पुरातात्विक थे। और इस बार देखिए, हाँ एक क्वेश्चन तो मैं भूल ही गई, वो भी एनसीईआरटी से ही है आपका, वो पुरातात्विक वाला वो जो है ना क्वेश्चन, वो भी आपका यहीं से पूछा है कि इस पे छोटी ई का रहेगा पुरातात्विक। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं भूल ही गई, ये भी आपसे पूछा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए 4 क्वेश्चन आपने यहीं पर देख लिया। 1 मिनट में आपको दिखाई देती हूँ एक बार उसको ला करके। ये देखिए, हालांकि ये मैंने आपको 6 के एनसीईआरटी में जब पढ़ाया था मैंने आपको पुरातत्व वाला किताबें कब्रें वाले कि क्या बताती हैं, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इनका नाम दिया गया है। तो ये देखिए, ये भी 2023 का ही है। और ये किसका क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कोरकई बंदरगाह वाला, कोरकई बंदरगाह, ये भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है। और एक क्वेश्चन और था कोरकई वाला था, अच्छा हाँ धान्य कटक वाला क्वेश्चन था, जिसका मैंने आपको मैपिंग में बताया है, हालांकि ये भी आपका आएगा। ठीक है, सातवाहन वाले चैप्टर में आपका उसमें ये आ चुका है शायद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया है। तो आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन तो वो हुआ, 3 4 5 6 क्वेश्चन हमने यहीं पर देख लिया एनसीईआरटी से। ठीक है, 6 क्वेश्चन तो यहीं से देख लिया, और ना जाने कितने क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी से अभी, 6 तो हम यहीं प्रूव कर लिया हमने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यदि आप ढंग से पढ़ते हैं तो। इस बार ये पूछ लिया था, अब यहाँ से बच्चे पकड़ लिए होंगे, क्योंकि जो अलेक्जेंडर रीड थे, अलेक्जेंडर री, तो सभी को पता था कि अलेक्जेंडर जो थे वो पुरातात्विक थे, तो इससे अंदाज़ा लग गया था। लेकिन हो सकता है कि अगली बार जब वो क्वेश्चन बनाए तो यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी डाल दे। तो जब कॉलिन मैकेंजी यहाँ पर डाल देगा तो बताइए आप क्या अनुमान लगा पाएंगे। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, और ये पीटी के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है आपका कि हम्पी के पुरातात्विक उत्खननकर्ता कौन थे, तो वो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा इसे सबसे पहले खोजा गया था, तो वही थे। तो ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन है। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजास्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। अब यहाँ से एक काम और कि सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र हम्पी का किसने तैयार किया था, ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा किया गया था, तो इनके कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, इन दोनों क्वेश्चन का ध्यान में रख लेंगे, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो रहा है। तो जो आपको नोट्स बनाना है ना अभी प्री के हिसाब से, मैं तो यही कहूँगी कि प्री और मेंस दोनों को लेकर के चलिए। लेकिन यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआती दौर है आपका, आप एनसीईआरटी को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेंस का कैसे नोट्स बनाना है, प्री का कैसे नोट्स बनाना है, तो जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ ना, अभी आप इतना ही कीजिए, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो अभी आप इतना ही कीजिए। अभी आप जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाँ ये पीटी में आ सकता है, तो केवल आप अभी इसी का नोट्स बनाइए। बाकी मेंस का जो नोट्स बनवाना होगा उसकी गारंटी मेरी है, मैं बनवाऊँगी। जीएस प्लस एसए, एथिक्स और ऑप्शनल, किस तरीके से कहाँ कौन सी चीज़ें यूज करना उसका नोट्स मैं खुद आपको बनवा दूँगी।
कालांतर में 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। तो यहाँ से आपका कुछ भी नहीं है, बस यही हमारा यहाँ से काम का था। अब कॉलिन मैकेंजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे पद पर बने रहे। तो अब बताइए आप, इतनी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, यहाँ से केवल ये नाम हटा दे और यहाँ पर लिख दे कि इनका जन्म 1754 में हुआ था। ये एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल किए थे। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। बस इतना ही अगर दे दे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबा चौड़ा यहाँ पर यूपीएससी फैक्ट भी पूछेगा ना, तो केवल एक चीज़ का ही वो हिंट देगा आपको। इसी एक चीज़ से आपको अपने आंसर तक पहुँचना है। इसमें आंसर ए है, ध्यान रखेंगे। तो इसी हिंट के थ्रू आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। तो यहाँ पर यदि आप ये फैक्ट याद कर लेंगे कि पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था, वो कॉलिन मैकेंजी थे, तो इतना लंबा चौड़ा अगर आपको दे देना तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी आपका प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास में संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। तो ये सब काम की चीज़ें नहीं हैं, वही थी हमारी काम की चीज़ें। अब आइए राय, नायक तथा सुल्तान। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। तो मैंने जो क्वेश्चन लिया है आपका, वो यहाँ से लिया है। ये देखिए, ये इसका क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ ला करके क्वेश्चन को। ये हो गया आपका, और ये क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों आपके क्वेश्चन हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहीं से आया था। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिसमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। समकालीन में आपका एमबीटी भी था, ध्यान रखेंगे, और ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो समकालीन से भी आपका क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर ये भी नोट डाउन कर लेंगे कि समकालीन शासक कौन कौन थे। उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क में विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। तो स्थापत्य के क्षेत्र में अगर स्थापत्य की विशेषताएं पूछें तो आप बता सकते हैं कि किसी ने भी अगर किसी शासक ने किसी के स्थापत्य को कॉपी किया है या किसी के स्थापत्य को अपने यहाँ एक तरीके से कहते हैं अपने या जो उसका जो स्थानीय लेवल का स्थापत्य है उसमें उसने क्या किया है, उसका समावेशन किया है। तो आप बता सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान के थ्रू ये संभव है और इसी के माध्यम से स्थापत्य के क्षेत्र में क्या किया जाता है, समावेशन किया जाता है अन्य राज्य के या अन्य शासकों के स्थापत्य कला को। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्य जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसलों को राज्य का विकास देखा था। तो यहाँ से भी आपका कुछ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका
विचारों के आदान प्रदान से आपका स्थापत्य कला में भी काफ़ी विकास देखने को मिल जाता है। ये भी छोड़ दीजिए, ये भी कुछ नहीं है। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों से तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर के शासकों, जो अपने आप को रॉय कहते थे, ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देखते हैं उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो अपने आप को रॉय कौन कहते थे? वो विजयनगर के शासक अपने आप को रॉय कहते थे। तो ध्यान रखेंगे, ये भी आपका पीटी है। कृष्णदेव राय, ये तो आपको नाम पता ही होगा। शासक और व्यापारी, चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसीलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया में घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई, चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनियमों में भाग लेते थे। तो ध्यान रखेंगे, चट्टी और पूछ लेगा आपसे कुदिरई, चट्टी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो है घोड़ों के व्यापारी से। ठीक है, इनको जो घोड़े के व्यापारी होते थे उन्हें कुदिरई, चट्टी या फिर व्यापारियों का स्थानीय समूह कहते थे। या फिर व्यापारियों के स्थानीय समूह को ऐसे कर देगा कि निम्नलिखित में से व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहते थे? कुदिरई कहते थे। और 3-4 दे देगा, कोरकई कहते थे, या फिर आपको दे देगा और कुछ श्रेणी कहते थे। तो अलग अलग काल में अलग अलग व्यापारियों के समूह को नाम दिया गया है, तो वो नाम आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, श्रेणी किसे कहते थे? ये मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा दिया है। मतलब किसके शासनकाल में व्यापारियों को श्रेणी कहते थे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुदिरई दिया है। अब मान लीजिए कि कोरकई जो बंदरगाह है, कोरकई बंदरगाह पूछा है आपका यूपीएससी में 2023 में ही। रुकिए, मैं उसको भी आपको दिखाई देती हूँ। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, प्राचीन दक्षिण भारत के, और ये भी दक्षिण भारत का ही है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूम्बुहार और मुदिरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो देखिए, ये क्या थे? पत्तन थे। अब यहाँ पर अगर दे दे आपको ये कोरकई है, इसे हटा करके यदि आपका दे दे कुदुरई और फिर आपका दे दे चेट्टी, और कह दे, ऐसे कह दे कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कुदुरई और चेट्टी किस रूप में सुविख्यात थे। अगर पत्तन देगा ना और व्यापारियों का समूह देगा, तो आप, मुझे लग रहा है कि पत्तन पे ही लगाएंगे, क्योंकि कोरकई और कुदिरई में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि आपको कोरकई याद है तो आप 100% पत्तन ही लगा करके आएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये व्यापारियों का समूह, या तो ऑप्शन में व्यापारियों का समूह दे तो वो होगा, या ऑप्शन में घोड़े के व्यापारी दे तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर बी है। ठीक है, 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीकी, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। तो छोड़ दीजिए, ये मेंस के हिसाब से है, जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। तो ये भी छोड़िए, यहाँ ये सीधा राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, ये भी आपका मेंस का ही है। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। यानी एक क्या हो गया है यहाँ पर, सत्ता को लेकर के गृह युद्ध। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण रहा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने उसका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलु वंश से ही संबंधित थे। तो ध्यान देखेंगे,
ध्यान रखेंगे ये कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, और ईपीएफओ बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2 जुलाई का पेपर उठा करके देखिए। ये क्वेश्चन आपको जो सेकंड पाली में जो पेपर हुआ था उसमें हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे आप जाइए। हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में एक तो चाणक्य का पूछा था कि मोती कहाँ से प्राप्त हुई थी, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किस स्थान से मोती प्राप्त करने का उल्लेख किया है। तो एक तो ये क्वेश्चन था आपका, एक संगम काल से ही था आपका विट्टी वगैरह करके, उसे आप देखिएगा। 2 क्वेश्चन ये हुए, ये सब एनसीईआरटी के हैं। और एक क्वेश्चन इसे देख लीजिएगा, ये पूछा है कि तुलु वंश का शासक कौन था, सुलु वंश का शासक कौन था, ठीक है, मिलाने के लिए वहाँ पर दिया है। तो देख रहे हैं आपकी एनसीईआरटी से ऐसा नहीं है कि अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो वो केवल यूपीएससी में ही काम आएगा। आप देख रहे हैं ईपीएफओ हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, वहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर, तो प्री का मैं यहाँ पर आपको दे सकती हूँ एग्जाम्पल के, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर प्री से ये क्वेश्चन आए हैं, प्री से ये एग्जाम्पल उठाए गए हैं, ये एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ लिया है प्री से। लेकिन मेंस का भी है, मेंस में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। तो मेंस में तो आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल देखने को तो नहीं मिलेगा ना, उसे तो आप सोच करके ही लिखेंगे यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो। और प्री क्या होता है, उसमें हमें ऑप्शन दिखते हैं तो वो चीज़ें तुरंत माइंड तुरंत मतलब उस चीज़ को क्लिक कर लेता है कि अच्छा ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा था। तो मैंने ये पेपर देखा था, 2 जुलाई का जो पेपर हुआ था, मैं हिस्ट्री का ही, क्योंकि मुझे हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैं जैसे हिस्ट्री, जब कोई भी पेपर होता है मैं सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखती हूँ। तो जब मैंने उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखा तो मैं तुरंत वहाँ पर गई, अच्छा ये तो सारा एनसीईआरटी का ही है। तो मतलब आप खुद देखिएगा, जो बच्चे दिए होंगे उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है ना, वो एक बार उठा करके पेपर देखिएगा। इस बार का पीसीएस का भी उठा लीजिए, इस बार का बीपीएससी का भी उठा लीजिए, इस बार का उत्तराखंड का भी उठा लीजिए, इस बार का आप यूपीएससी भी उठा लीजिए। सब में आपको एनसीईआरटी देखने को मिलेंगे। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। आप देखिए यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा किसका, मेंस का, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं मेंस में। तो यदि आपसे यही पूछ ले कि कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण की विवेचना कीजिए, तो बताइए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ कि नहीं हुआ। और ये क्वेश्चन यहाँ से बना देगा, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन, यहाँ से नहीं, यहाँ से ये आपका हो गया क्वेश्चन, और इसको पढ़िए, ये हो गया आपका आंसर, यहीं से आपका आंसर भी निकल जाएगा। तो जब एनसीईआरटी की हम महत्ता को समझेंगे कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके महत्व को समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ सच में वाकई एनसीईआरटी जो है, यहाँ से मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, प्री का तो खैर आपके सामने एग्जाम्पल्स मैंने 6-7 क्वेश्चन का रख ही दिया। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच क्षेत्र, ये देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र है ना, उसे रायचूर दोआब कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है ये भी प्री में कि रायचूर दोआब किसे कहते हैं या किन नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब कहते हैं। तो इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र था हासिल किया गया था। उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये देखिए किसके बारे में, किसकी सफलताओं के बारे में बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये बताया जा रहा है कृष्णदेव राय के बारे में, यहाँ पर देखिए। और ये देखिए बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, 68वीं बीपीएससी। बहुत दिन की बात नहीं है, ये हाल ही की बात है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने, अब देखिए मतलब आयोग का दिमाग देखिए,
इतनी प्रसिद्धि उसने हासिल की थी। ये देखिए, ये सब प्रसिद्धि मंदिरों का, ये सब प्रसिद्धि ही तो है। भव्य गोपुरों का निर्माण करवाना, उसको जोड़ना, ये सब क्या है आपका, ये सब प्रसिद्धि है। तो देखिए आयोग ने क्या मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। देखिए, अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप, मतलब हूबहू क्वेश्चन आपका यहाँ से उठा दिया है। तो ये है आपका एनसीईआरटी और ये है इसका प्रूफ। और जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं अपने चैनल को बता रही हूँ कि मेरा चैनल बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है औरों की तुलना में हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ये सारी चीज़ें ना लोग क्या करते हैं कि एक दो डेमो देंगे और क्या करेंगे, पेड बैच तुरंत स्टार्ट कर देंगे और उसमें जाइए, फिर ये सारी चीज़ें आपको पेड बैच में मिलेगा। हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं कि आप लोग इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। ठीक है, विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राज्य के ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। तो अब पतन का जो कारण है, एक कारण हमने ऊपर देखा कि युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी सत्ता को लेकर के कि कौन उत्तराधिकार हो। दूसरा भी ये बता सकते हैं कि राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने के कारण। बताइए क्या शानदार मतलब कीवर्ड्स है, एक तरीके से इसको हम कीवर्ड्स कह सकते हैं। कीवर्ड्स यदि आपसे पूछ ले इसी का कि विजयनगर साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ, उसके पतन के मुख्य कारण क्या थे, समझाइए या विवेचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, कुछ भी कीजिए। आपसे यदि आपसे पूछ ले अवनति अपनति को बताते हुए समझाइए, तो यहाँ से ना ये जब डालेंगे आप इंट्रो में इसको डाल देंगे कि राजकीय ढांचे में तनाव, ऐसे करके आप स्टार्टिंग करेंगे विजयनगर के बारे में बताते हुए, तो बहुत ही शानदार आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा वहाँ पर क्वेश्चंस का। और एग्ज़ाम में इंट्रो पढ़ते ही समझ जाएगा कि आपको बहुत ही डीपली नॉलेज है। जिस चीज़ को आप 4 लाइन में, जिस चीज़ में कोई बच्चा जिस चीज़ को 4 लाइन में कहेगा, आपने एक कीवर्ड्स में समझा दिया। किसी राज्य के ढांचे में तनाव कब होगा, जब गृह युद्ध की स्थिति बनी होगी, उत्तराधिकार के लिए लोग लड़ेंगे मरेंगे। ठीक है, जब भी तो होगा। ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना लिख दिया, एग्जामिनर समझ गया। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। अब देखिए, ये हो गया दूसरा 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविडों के हाथों में चला गया। तीसरा, जो 17वीं शताब्दी के अंत सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम रॉय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये पीसीएस, बीपीएससी, एमपीएससी, आप क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा, प्रूफ है ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये PYQ है। कब हुआ था ये डेट भी पूछा है, किस नाम से और जानते ये भी पूछा है। फिर ये पूछा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा के युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपका बन रहा है। कि उत्तरी, तो ये हो गया आपका, कह रहा है कि 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में, जिसे ये कहा जाता है कि युद्ध में उत्तरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उन्हें लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां आराविडो राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया। EPFO का जो क्वेश्चन है ना, वो यही है, यहीं से है। तो इस पैराग्राफ से आपको EPFO का क्वेश्चन मिल जाएगा।
चारों ही ऑप्शन है, उसमें गलत आपको ढूंढना था। वहाँ पर वंश दिया है, संगम काल का, तुलु, सुलु, अराविडु और नाम दिया है। संगम का हरिहर वाला तो पता ही था सभी लोगों को। दूसरा दिया तिरुमल, तिम्मा ऐसे करके, फिर गुंडा ऐसे करके दिया है। तो इसका आंसर यही था आपका। और चारों के बारे में यहाँ पर ये बता ही दिया है और यहीं से आपका आंसर उसका भी था। अब यहाँ है कि हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थीं, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप में शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरोध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतों दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर किया। तो ये सब मेंस का है, बहुत ही शानदार मेंस का ये आंसर यहाँ से बनेगा आपका। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है। लेकिन यहाँ से आपको जो चीज़ें नोट डाउन करनी है वो ये करनी है, ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्ण के कह देगा कि निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा यवन राज्य की स्थापना करने वाला उपाधि धारण किया गया था। विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि धारण किया गया था। तो वो किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पीसीएस में पूछ चुका है। तो यहाँ से आपको इतना ही करना है, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी से, तो मेंस में जो क्वेश्चन आया है ना यहाँ से विजयनगर साम्राज्य से कृष्णदेव राय को लेकर के, तो मैं बताऊँगी आपको कि यहाँ से आपको कैसे लिखना है। राय तथा नायक साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिसके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान। तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। तो ये भी छोड़िए। ये सब मीन्स का है कि प्रशासन कैसे चलता था, ठीक है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ये पीसीएस जो प्री होता है सीसेट का, सीसेट वाला जो पेपर होता है, सेकेंड पेपर होता है, सीसेट ही कहेंगे उसको भी। तो उसमें आपसे पूछ लेता है ना कि कौन सा शब्द अरबी है, फारसी है कि क्या है। तो ध्यान रखेंगे अमर शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो समर से हुआ है और यह फारसी शब्द है, ठीक है, फारसी शब्द, बस इतना ध्यान रखिएगा। अमरदे या समरदे ये फारसी शब्द है। हिंदी मत लगा के चली आएगा कि अमर जो है नाम होता है तो हिंदी शब्द होगा, हिंदी लगा करके आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये फारसी शब्द है। अब विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश को देखते हैं। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। यहाँ पर देखिए विजयनगर के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे तो इंट्रो में आप डाल सकते हैं विजयनगर के महत्व को बता करके कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं आप कि विजयनगर साम्राज्य अपनी विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी करके बता दीजिए। ये आपके कीवर्ड हैं सारे, ये विशिष्ट भौतिक रूपरेखा, फिर स्थापत्य शैली, फिर अभिलक्षित, ये तीनों है ना आपके, ये तीनों ही कीवर्ड हैं। और जब भी विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आए आप इससे स्टार्टिंग कर दीजिएगा निश्चिंत होकर के। बहुत ही शानदार ये आपका इंट्रो होगा। ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, सीधा यहाँ ये डोमिंगो पेस द्वारा लिखे डोमिंगो पायस है ये, ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य में आया था डोमिंगो, ये भी आपसे पूछा है। डोमिंगो पायस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उद्धरण। इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता।
पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने देखा, वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं। तो अब देखिए यहाँ से ना एक कीवर्ड्स आपका और निकल गया। अब जो मैं बोलती हूँ ना आपको कि अच्छा वो पेड बैच में मैं बोलती हूँ जो ठीक है, जो मेरा वीडियो पेड बैच वाले बच्चे भी देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, मैं आप लोगों से एक बात बोलती हूँ ना कि आप लोग राइटर्स के नाम या जो भी जिसके बारे में जिस काल से संबंधित लोगों ने कुछ कहा है उसे आप ज़रूर कोट कीजिए। तो यहाँ पर जब आप इंट्रो लिखिएगा ना यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा विजयनगर के बारे में, चाहे पेड बैच वाले हों चाहे नॉन पेड बैच वाले बच्चे हों, ध्यान देंगे। अभिलक्षित था, डोमिंगो अभिलक्षित था ऐसे करके, जिसकी तुलना अभिलक्षित थी, जिसकी तुलना रोम साम्राज्य से की गई। और यहाँ पर लिख दीजिए डोमिंगो, डोमिंगो पायस। मतलब ज़बरदस्त वाला इंट्रो। इतना से ही आपका बन गया विजयनगर साम्राज्य अपनी, देखिए ये हो गया ना, पूरा इंट्रो बन गया। अब इसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर अगर मैं पूरा सेंटेंस बनाऊँ तो विजयनगर से क्वेश्चन आया था, आप लिखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य अपनी विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी, जिसकी तुलना रोम साम्राज्य से किया या की गई थी, हो चुका था ना, ये से की गई थी। डाल दीजिए यहाँ पर डोमिंगो पायस। मतलब ज़बरदस्त इंट्रो, मतलब मुझे खुद ही बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब क्या ज़बरदस्त है। एग्जामिनर इतना ही पढ़ेगा ना और समझ जाएगा कि बच्चे ने क्या लिखा होगा। इंट्रो इतना ज़बरदस्त अगर आपका दिखेगा, और हाईलाइट कर दीजिए कीवर्ड्स को, स्थापत्य शैली, अभिलक्षित, फिर रोम साम्राज्य, और यहाँ पर इसके नाम को हाईलाइट डोमिंगो पायस ने कहा था। तो ये होता है एक अच्छा स्टार्टिंग, ये होता है ऑप्शनल बच्चों वालों का पहचान, और यही आपको रैंक दिलवाता है कि आप किसी कोटेशन को यूज कीजिए, किसने कहा है, इतिहासकार का नाम तो ज़रूर आप लिखिए, ठीक है, ताकि आप अपने जो आप कह रहे हैं ना कि हाँ रोम से इसकी साम्राज्य से तुलना की गई थी, तो किसने किया था आप बताइए तो सही, जस्टिफाई तो कीजिए। तो कर दीजिए कि डोमिंगो पायस ने किया था। अब जहाँ भी मैं हर एक बच्चे से कहूँगी कि जहाँ भी विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आए, ये स्टार्टिंग डालिए, हर क्वेश्चन में ये स्टार्टिंग डालिए आप। तो ये होता है कीवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आपको कीवर्ड्स का कोई कॉपी मिल जाए या कीवर्ड्स का कोई नोट्स मिल जाए। कीवर्ड्स का कोई नोट्स कोई कॉपी नहीं होता है। जो टीचर आपको पढ़ाता है समझता है कि हाँ ये कीवर्ड्स है, इसको कैसे यूज करना है, बस आपको कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं। कीवर्ड्स होता नहीं है, नोट्स नहीं होता प्रॉपर, कीवर्ड्स आपको निकालना होता है। और ये चीज़ें आपके हैबिट में तब आएंगी जब एनसीईआरटी को आप समझ के पढ़ेंगे, या फिर रेगुलर बेस पे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप समझ जाएंगे कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। और जो भी आप आंसर राइटिंग कीजिए ना, तो अगर आपसे थोड़ा सा भी बढ़िया बच्चा है, मतलब वो आंसर राइटिंग बढ़िया करता है, चीज़ों को समझता है, तो उससे मूल्यांकन करवाइए, क्योंकि मूल्यांकन से ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख जाते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं, प्लस पॉइंट होता है हमारा कि खुद से भी इंसान मूल्यांकन करता है, लेकिन उसमें पूरा समय निकल जाता है, साल कब गया पता ही नहीं चलता, और क्या पता कि खुद से भी हमने मूल्यांकन किया तो अच्छे से नहीं हो पाया। तो जो भी आपसे थोड़ा बहुत जानकार है, जो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है, मूल्यांकन करने की क्षमता रखता है, तो प्लीज़ आप उससे अपने कॉपियों का मूल्यांकन करवाइए। आप ये मत देखिए कि आपने क्या लिखा है,
बस उसे लिख के दीजिए, स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और देखने में अत्यंत सुंदर में पेड़ों की कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती हैं तथा कई स्थानों। तो ये सब काम की चीज़ें नहीं हैं, बस इतना पर ध्यान रखिएगा यहाँ से कि विजयनगर साम्राज्य की रोम से तुलना किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था डोमिंगो पायस के द्वारा। ये आपका पीटी है। अब जल संपदा को देख लेते हैं। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूँकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसीलिए पानी के संचय और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंधन आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों की सिंचाई होती है, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भगुनाशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र में शहरी केंद्र और अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो अब यही पूछा है आपसे, ये देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तुंगभद्रा नदी की बात हो रही है, हम किसकी प्रसिद्धि पढ़ रहे हैं? कृष्णदेव राय की, ठीक है। तो ये देखिए हौजों जलाशयों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्णदेव राय। और ये क्वेश्चन यहाँ से आपका आया है, ये देखिए। और ये भी कहाँ का क्वेश्चन है? 2023। मतलब अभी तक हमने 9 क्वेश्चन देख लिए एनसीईआरटी से, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से ही है। तो आप देख सकते हैं ना, मतलब एनसीईआरटी क्या बताऊँ मैं एनसीईआरटी के बारे में, शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं एनसीईआरटी के बारे में कुछ बोल पाऊँ। तो यहाँ कह रहा है कि कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में यहाँ पर लिखा गया है कि राजा ने एक जलाशय बनवाया जो 2 पहाड़ियों को मुख्य विवर पर, जिससे दोनों में से किसी एक पहाड़ से आने वाला सारा जल वहाँ इकट्ठा। इसके अलावा 9 मील से अधिक दूरी से पाइपों को, वही इसी के बारे में बताया गया। ये जो तुंगभद्रा वाला है ना, यहाँ से निकला है और यही चीज़ यहाँ पर पूछा है। ये देखिए, ये देखिए यही पूछा है। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से इसको पढ़िए। ये हो गया आपका। अच्छा, ये हिरिया नहर आपसे पूछ लेना कि हिरिया नहर का संबंध किस शासनकाल से है? तो विजयनगर साम्राज्य से है, ये ध्यान रखेंगे। अभी हमने यहीं पढ़ा है, कहाँ गया वो हिरिया नहर, ये रहा हिरिया नहर। पीसीएस वाले ध्यान देंगे, ठीक है। किलेबंदियाँ तथा सड़कें। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नज़र डालते हैं जिनमें उन्हें घेरा गया। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। तो ध्यान रखेंगे आप, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अब्दुल रज्जाक जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भी आया था और डोमिंगो पायस भी आया था। और दोनों ही क्वेश्चन आपसे स्टेट पीसीएस का ये क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। इसमें न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया। सबसे बाहरी दीवार के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगीरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था, मतलब गारे वगैरह का यूज इसमें नहीं हुआ था। पत्थर के टुकड़े फानाकार थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी। तो ये संरचना है, आप सभी को पता है संरचनाएं किस तरीके से बनाई जाती हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगर आपसे यूपीएससी में ही स्टेटमेंट बन जाए तो इसमें गारे मिट्टी का कहेगा कि इसमें गारे मिट्टी का यूज नहीं हुआ था, तो आपको लगेगा कि गारे मिट्टी का यूज बिना कैसे बनेगा। ऐसा नहीं है, इसमें गारे मिट्टी का यूज जो है बिल्कुल नहीं हुआ था। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और
तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास थे। और पेस कहता है, यानी डोमिंगो पायस, इस पहली परिधि से शहर से प्रवेश करने तक की दूरी है, जिसमें खेत हैं जहाँ वे धान उगाते हैं और कई उद्यान हैं और बहुत जल जो 2 झीलों में लाया जाता है। इस कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले थे। आपको नहीं पढ़ना है। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचा था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर आपका मैंने वहाँ पर क्रॉप करके लगाया है। आपके विचार में कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। दूसरी, किलेबंदी नगरीय क्षेत्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। तो ये आपके लिए काम की चीज़ें नहीं हैं। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते। तो आप सभी को पता है कि जब दुर्ग है, किला है, तो इसका प्रवेश द्वार तो रहेगा ही। अब लाल किले का ही देख लीजिए, बिना प्रवेश द्वार का आप थोड़ी ना अंदर जाएंगे। और जब आप लाल किले में प्रवेश द्वार से अंदर एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि सड़कें एक दूसरे को कैसे कैसे जोड़ी हुई हैं, क्योंकि लाल किला ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही चीज़ है। शेरे मंडल है, फिर आपका हमाम है, फिर कई सारी चीज़ें हैं लाल किले के अंदर। वो भी है आपका किला एक कोना है, उसमें मस्जिद है। तो देखेंगे आप ना कि एक जगह से आप एंट्री कर रहे हैं, फिर सड़कें यहाँ गई हैं, फिर वहाँ गई हैं, फिर वहाँ से सड़कें निकली हैं, फिर इधर आके जोड़ रहा है। तो वही बात यहाँ पर ये कह रहा है कि दुर्ग में प्रवेश के लिए एक तो प्रवेश द्वार है जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते हैं। मतलब सब कुछ आपका यहीं इसी के अंदर था। आप इस सड़कों को देखेंगे, आप मुख्य द्वार से जोड़ने का कार्य वो जो है यहाँ पर बनाया गया है, वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें भी आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। तो मैंने आपको ऊपर एक चीज़ पढ़ाई थी कि उसमें बताया था ना कि चारों विचारों का जो एक तरीके से आदान प्रदान जो होता है, उसके थ्रू हमने वहाँ से कुछ तत्वों को लिया, हमने वहाँ से कुछ तत्वों को लिया। अच्छा, आपने APJ अब्दुल कलाम के बारे में कहानी सुनी होगी कि बहुत जगह से उनको ऑफ़र आता था कि आप हमारे यहाँ करके काम कीजिए, हमारे देश में आइए, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। लेकिन उन्होंने कभी उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया हमेशा। और ना और वो उनसे मिलने भी जाते थे। ऐसा नहीं है कि वो उनसे मिलने नहीं जाते थे, उनसे मिलने जाते थे, वहाँ पर रह के आते थे। लेकिन पता है वो क्यों जाते थे? वो इसलिए नहीं जाते थे कि उनका मकसद था उनसे मिलना, वो इसलिए जाते थे कि वहाँ की तकनीकी को रह करके वहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ को सीख सके कि किस तरीके से वो चीज़ों को बनाते हैं, किस धर्रे पे वो काम करते हैं। वो सारी तकनीकें सीख करके आकर के अपने यहाँ थोड़ा बहुत जो भी वो वहाँ से सीख पाते थे वो आकर के यहाँ पर यूज करते थे। अभी एक मैं हालांकि ये नहीं कहूँगी आपसे कि उसको बैठ करके देखिए। अभी एक सीरीज़ आई है अनअकैडमी की तरफ से चलती है, वो संदीप भैया करके। तो दो एपिसोड आए हैं, तो खाना खाते खाते आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट एपिसोड था, मैंने भी उसको देखा। जो फर्स्ट एपिसोड था ना, उसमें एक लड़की है जो वाल्मीकि करके है, जो आरुषि वाल्मीकि, आरुषि है ना, नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ मैं, नाम ऐसा ही है कुछ, ठीक है, छोड़िए। लड़की है उसमें एक, वो टिफ़िन बांटने का काम करती है। तो जब वो आंसर राइटिंग करके लेकर के आती है अपना मूल्यांकन करवाने के लिए संदीप के पास, जो टीचर जो उसमें बने हैं, संदीप भैया उसमें जो बने हैं, उनके पास जब लेकर के आती है, तो जब वो
उनका आंसर चेक करते हैं तो फिर बाद में जा कर के बोलते हैं कि मैं सबसे ये पूछता हूँ कि तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो। लेकिन वो लड़की बिल्कुल आईएएस नहीं बनना चाहती है, वो अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहती है। तो बोलते हैं कि मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम आईएएस क्यों नहीं बनना चाहती हो। दुनिया तो बनने आती है, लेकिन तुम क्यों नहीं बनना चाहती हो, तुम में वो काबिलियत है, तुम आईएमएफ के बारे में, सभी के बारे में अच्छे से जान रही हो, ठीक है, तुम्हें सब मुँह ज़बानी याद है। तो बोलती हाँ, मैं जब टिफ़िन बांटती हूँ ना तो मेरे आँख और कान खुले रहते हैं। मतलब वो बहुत ही बेहतरीन डायलॉग लगा मुझे कि मेरे आँख और कान खुले रहते हैं। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को यही चीज़ होनी चाहिए, और रियल लाइफ में वो लड़की आईएफएस बनी, ठीक है। अभी वो फॉरेन में अपना सर्विस दे रही हैं, रियलिटी है वो, रियल कहानी है वो। तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा, 2 एपिसोड आया है। तो देखिए यूपीएससी इतना बड़ा सिलेबस है ना, यूपीएससी का इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे करंट्स हैं कि कभी आपको फील ही नहीं होगा ना कि मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन कछुए के चाल से, दूसरे पार्ट में यही बताया गया है कि कछुए के चाल से चलिए, धीरे धीरे चलिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो जब ये एपीजे अब्दुल कलाम से भी हम उस चीज़ को ले सकते हैं कि जब वो जाते थे ना तो वो अपना आँख और कान खोल करके रखते थे कि क्या ये लोग बोल रहे हैं, क्या चीज़ यूज कर रहे हैं, वो देखते थे। तो सेम एज मतलब ऐसे ही आप लोगों को भी होना चाहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप लोग, तो हर जगह अगर आप कहीं टहल रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, किसी दुकान पे जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, तो अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और सोचिए कि मैं आईएएस होता तो यहाँ पर ये अतिक्रमण है तो मैं इस तरीके से काम करता। समाज को देखिए, अच्छा तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इसको लेकर के लोग जागरूक नहीं हैं, तो किस तरीके से मैं आईएएस होता तो काम करता। तो एक ना मतलब आँख खुली रखिए और अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड को ना, वो कहते हैं ना कि प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए आपका यूपीएससी में, कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। तो तुरंत वही सोल्यूशन भी सोचिए, अच्छा मैं होता ना तो ये चीज़ करता। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगी। और प्लीज़ आप ऐसा करके जाइए, सोचिए, ये मत सोचिए कि मैं एस्पिरेंट हूँ। जब आप बाहर जाए तो ये सोचिए ना कि मैं यहाँ का डीएम हूँ, ये समस्याएं हैं, मैं इन्हें कैसे सॉल्व करूँगा। वो लड़की जब जाती थी ना, भले ही अपने पिताजी का सपना पूरा करने जाती थी, लेकिन उसकी आँख और कान खुले होते थे। लोग क्या पढ़ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। वो ना चाय के दुकान पर खड़े होकर के रेडियो सुनती थी, करंट्स जो वर्ल्ड का जो बताते हैं ना कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें वो सुन करके याद कर लेती थी। तो वही चीज़ें हैं, आप बेसिक कीजिए कहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आप किस चीज़ को क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अभी इसी में कुछ बच्चे हैं ना, इस चीज़ को फॉरवर्ड कर देंगे आगे, उनको बस ये देखना है ना इसमें वीडियो में कि मैम ने कहाँ पर अंडरलाइन किया है, किस फैक्ट को नोट करना है। लेकिन जो बातें इसमें बोली जाती है ना, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट तो हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन जो चीज़ें बोली जाती है ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया आपका। पुरातात्विक ने शहर के अंदर की तथा वहाँ से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों थी, इसे छोड़ दीजिए, इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातात्विदों ने कुछ स्थानों, जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है, और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों। एक मिनट, यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। ये भी आपका समन्वय दिखा सकते हैं आप। सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस तरह वर्णन करता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत सी पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों, जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे, के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे।
तो इतना तो नॉर्मल आपको पता ही है कि पानी के स्रोत का ही कार्य करेंगे जो जलाशय वगैरह होंगे। ठीक है, पानी का स्रोत मतलब पीने का भी पानी, दैनिक के जीवन में जो यूज करते हैं उसके लिए भी, प्लस सिंचाई के लिए भी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े दिखाए गए हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग होता था। और क्या इस मस्जिद में इंडो इस्लामी स्थापत्य, ये इंडो इस्लामी मस्जिद का है। तो मस्जिद अगर आप देखेंगे ना तो है, यहाँ पर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चरिंग आपसे पूछा है, कह रहा है कि अगर मस्जिद में इंडो स्थापत्य की चारित्रिकता तो विद्यमान है, तो बिल्कुल है। क्योंकि या तो आप मदरसा देखेंगे, मदरसा होता है जो मुस्लिम होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनमें उनकी धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। और मस्जिद भी होता है जहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय होता है वो नमाज अदा करता है। तो ये जो है ना, ये आपको ये पाया दिख रहा है ना यहाँ पर, ये तो ये मस्जिदों में और मदरसों में ही है। तो यही आपसे पूछा है ये कि क्या मस्जिद में इंडो इस्लामी स्थापत्य चारित्रिकता तो विद्यमान है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ है। ठीक है, ये देखिए और भी नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये मंदिर है, आप देख सकते हैं। एक गोपुरम है, ये गोपुरम, ये है गोपुरम, ये बड़ा सा प्रवेश द्वार होता है, इसी को गोपुरम कहते हैं। और ये विजयनगर संस्कृति की एक विशेषता है, या विजयनगर स्थापत्य की एक विशेषता है। ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया। अब है हमारा राजकीय केंद्र। तो अभी ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अभी इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।